तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप? आई होप यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और भाई थोड़ी बहुत नहीं कर रहा तो कर ले यार, हैं। तो हम यार नेक्स्ट क्लास ले आए हैं अपनी इस सीरीज़ की, वीकली करंट अफेयर्स। अब क्या है ये सीरीज़, मैं आपको फिर बताऊंगा, जैसे हर बार बताता हूँ कि हम डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, इन सब के लिए जो भी आपकी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहते हैं, वीकली हम उसे डिस्कस करते हैं। अब सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं भाई, मैं तेरे लिए स्टैटिक भी डिस्कस करता हूँ उसके साथ कि क्या आ सकता है, इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट क्या है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और हाईलाइट थोड़ी सी ये है इस सीरीज़ की कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी न्यूज़ ही कवर करते हैं। इससे पहले मैं डेली बेसिस पे भी लाता था सीरीज़, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है भाई आप लोगों के लिए न्यूज़ में, है ना। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करता, जल्दी से करता हूँ। ठीक है सर। यस सर। तो पहली न्यूज़ है भाई आपके लिए, ईरान वॉर। तो ये तो यार आजकल क्या है ना, जियो पॉलिटिक भाई, हर जगह चले जाओ, छोटे से बच्चे से लेके अपना, क्योंकि भाई ये अपना जियो पॉलिटिक्स इतना फेमस टॉपिक हो गया है, हर आपके इंस्टाग्राम से लेके फिर व्हाट्सएप से लेके हर जगह। तो आपके लिए कोई नई न्यूज़ तो नहीं है ये, बट इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्या आ सकता है ये मैं बताने की भाई पूरी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके इजराइल और यूएसए ने मिलके ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करे हैं, या फिर वॉर अटैक, आप उसको डायरेक्टली नहीं कह सकते। वो लोग तो उसको क्या टर्म करते हैं कि भाई हमने कोई मिशन करा है या ऑपरेशन करा है, बेसिकली वो टर्म करते हैं ऑपरेशन, है ना। तो आजकल ये नया वर्ड चल गया है वॉर के लिए, वॉर नहीं बोल रहे हम, तो ऑपरेशन कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए जो ज़रूरी है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। तो आपको वो ऑपरेशंस याद रखने हैं। तो यार जो यूएस ने ऑपरेशन करा है ना भाई, उस ऑपरेशन का नाम है रोरिंग लॉयन। रोरिंग रोरिंग लायन, रोरिंग लायन। यूएस ने जो अटैक्स या स्ट्राइक्स करे हैं उसका नाम है रोरिंग लायन। साथ के साथ आपको पता है इजराइल, क्या कर रहे हो सर? एस लगा दो भाई, और क्या बताऊं। इजराइल ने जो करे हैं उसका नाम है एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी। अब ये चीज़ ऑब्वियसली आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि ये दोनों ऑपरेशंस किस चीज़ से रिलेटेड है ना। या फिर जो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ईरान, यूएस या फिर इसराइल्स ऑपरेशन ऑन ईरान, या फिर विच ऑफ देम इज रिलेटेड टू ऑन गोइंग टेंशन से ईरान। तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ये दोनों पता होंगे तो बहुत बढ़िया है। इसके रिटेलिएशन में हमने देखा कि ईरान ने भी नेबरिंग कंट्रीज़ में जो भी यूएस बेसिस हैं जहाँ पे, उस पर स्ट्राइक्स कर दिए। तो ईरान का भी कोई ऑपरेशन होगा भाई। ऑपरेशन ही ऑपरेशन चल रहे हैं भाई, हम क्या करें। उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस। हालांकि यार ये जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रू प्रॉमिस 4, ट्रू प्रॉमिस 4। तो मतलब कहने का मतलब है पहले भी ऐसे ऑपरेशन ही कर चुका है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, रोमन में लिखूँगा तो सही रहेगा। तो यार ये चीज़ें वैसे सही तो नहीं है, मैं हंस के तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। इट इज़ वेरी सैडनिंग कि वर्ल्ड कहाँ पे जा रहा है। बहुत पहले हम जा रहे हैं कि इंसान है, इंसान में दिमाग है। तो जब पहले दिमाग इतना डेवलप नहीं था, स्टोन एज में जानवर थे, बस लड़ते थे आपस में एक दूसरे की तरह, उसी स्टेज पे हम कहीं जा रहे हैं किसी में भी। कहीं यार डिप्लोमेसी कहाँ गई? डिप्लोमेसी है ही क्यों? बातचीत से सॉर्ट आउट करो यार। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो ये चीज़ें पता होगा तो बहुत बढ़िया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक जो पॉइंट है वो फोकस में चल रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ होमरूज। स्ट्रेट ऑफ होमरूज क्या है ये स्ट्रेट ऑफ होमरूज? मैं एक बार मैपिंग हम ज़रूर करते हैं सीरीज़ में, तो मैपिंग में मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये अपना प्यारा सा धरती है और यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत। मैपिंग जब भी मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे पीछे गैलेक्सी भी दिख रही है, वाह यार। तो जब भी मैं करता हूँ मैपिंग तो उसमें इंडिया से स्टार्ट करता हूँ, उसके कंटेक्स्ट में ही आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। तो मैं से क्लीन, अगर क्लीन तो नहीं, एक्सप्लोरेशन पे ही रहने दो, मैप पे कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं वेस्ट की तरफ अगर जाऊँ, इंडिया से वेस्ट की तरफ जाऊँ, तो ये आ जाता है आपका ईरान। तो पहले तो आपको ईरान की मोटी मोटी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये पूरा पर्शियन गल्फ को कवर करता है। ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। ईरान के ऊपर ये कौन सी सी है? कैस्पियन सी। ठीक है। तो कैस्पियन सी का भी पूछ सकता है, कैस्पियन सी कौन कौन सी कंट्रीज से लगता है। तो कैस्पियन सी का भी पता होना चाहिए। साउथ में ईरान से लगता है, और पूरा साउथ देखो ईरान कवर कर रखा है।
साउथ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान ने, उज्बेकिस्तान से नहीं लगता। कई काफ़ी बार पूछ रखा है यूपीएससी ने क्वेश्चन, और कंफ्यूजिंग में हमें लगता है उज्बेकिस्तान से भी लगता होगा, नहीं। यहाँ पे कजाकिस्तान से लग रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका जा रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में रशिया के अंदर आपकी ये कैस्पियन सी। फिर आपका जा रहा है अजरबैजान। क्या अर्मीनिया से लगता है? बिल्कुल नहीं सर। जॉर्जिया से लगता है? बिल्कुल नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा कैस्पियन सी का बता दिया, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि ईरान से जो जो रिलेटेड है वो डायरेक्ट पूछ रहा है, जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो पूछ लेता है। तो ईरान की ऑब्वियसली बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अजरबैजान से लगता है, अर्मेनिया से लग रहा है, ठीक है, टर्की से लग रहा है, तुर्की से। और भाई आपका टर्की अब तुर्की हो गया है ना नाम। ये भी आपका एक क्वेश्चन बना था काफ़ी टाइम पहले जब मैंने कभी सीडीएस दिए थे। तो ये आपका ईरान है भाई। यहाँ ईरान इराक वॉर याद आनी चाहिए 1990s की। तो यहाँ वहाँ भी यूएस का हाथ था। तो इराक से भी लगता है। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ईरान की। और मैंने वाटर बॉडीज़ भी दिखा दी कि पूरे पर्शियन गल्फ को घेरता है ईस्ट साइड से, और नॉर्थ में लगता है कैस्पियन सी पे। ये एक वाटर बॉडीज़ कुछ ईरान के अंदर की क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए? यार मैं कहूँगा कि ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, बट आपके हाथ में जो है वो मेजर याद रखो। अंदर की वाटर बॉडी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्शियन गल्फ देख लो आप। पर्शियन गल्फ कहाँ कहाँ लग रहा है? पूरा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका ईरान से लेके इराक को भी टच कर रहा है पर्शियन गल्फ। देखो ये छोटी सी आउटिंग है। कुवैत से लग रहा है, बहरीन से, कतर से, सऊदी अरेबिया से तो लग ही रहा है, पूरा यूएई से लग रहा है, ठीक है। यूएई हो गया। अब यूएई के साथ भी गलत हो रहा है। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना क्लोजिंग, यहाँ पे ये है आपका स्टेट ऑफ होमरूज। ये आपका ये स्ट्रेट ऑफ होमरूज, ये आपका अराउंड 30 से 40 किलोमीटर की लेंथ का एरिया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज, इन जिसमें इंडिया भी आता है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों सर? ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? ऐसा आप कह ही कैसे सकते हो भाई? क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड का 20%, अभी मैं सारे फैक्ट्स लिखवाऊंगा, बहुत सारा ऑयल सप्लाई होता है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके जाता है। नेचुरल गैस, ऑयल्स वगैरह अब नहीं जा रहे, तो भाई ये ईरान ने बंद करके रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो कुछ तो करेगा अपनी रिटेलिएशन में। आपको पता है वहाँ के सुप्रीम लीडर, उनकी डेथ हो चुकी है। वो सिर्फ वहीं के सुप्रीम लीडर नहीं थे, मुस्लिम कम्युनिटी में सुन्नी थे जो, उनके भी बहुत ही माने जाने हस्ती थे। तो पूरा वर्ल्ड उनकी डेथ को मौन कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ होमरूज। अब स्ट्रेट ऑफ होमरूज किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है? पर्शियन गल्फ। देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ये, और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये आपका कनेक्ट कर रहा है। ये चीज़ हम थोड़ा ध्यान रखेंगे मोटा मोटा कि कहाँ पे ईरान की लोकेशन है एशिया के अंदर, किस किस कंट्रीज से भाई वो टच कर रहा है। ये देखो जूम आउट करके दिख रही है आपको। इंडिया के से कहाँ पे है ईरान की, कौन सी कंटीजियस कंट्रीज़ हैं, बाउंड्रीज पे लग रही हैं, वाटर बॉडीज़ कौन सी कनेक्ट हो रही हैं, स्ट्रेट ऑफ होमरूज किसको कनेक्ट कर रहा है, कौन सी कंट्रीज से लग रहा है, यूएई से लग रहा है ना। दोबारा एक बार मैंने दिखाया है इसको, मैप्स को आप जब भी न्यूज़पेपर में कुछ दिखा तो जल्दी से देख लिया मैप को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चला भी रखा है मैंने, ठीक है। बहुत बार हो जाता है ऐसा, चला ही नहीं रखा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हो गए। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं स्ट्रेट ऑफ होमरूज की, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल यहां से जाता है। हो सकता है आपको पेपर में ऐसा दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्ट्रेट ऑफ होमरूज। वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई 20% पूरी दुनिया की जो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब कंट्रीज क्या हो गई, पूरी पर्शियन गल्फ आपका ऑयल सप्लाई करता है, यूएई, बहरीन खासकर, तो ये सारे ऑयल जाइंट्स हैं। अब ये तो 20% हो गया वर्ल्ड के लिए। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 50% प्लस इंडिया का ऑयल यहाँ से जाता है, ऑयल ऑफ इंडिया। क्योंकि अब इंडिया को आपको पता है यूएस के साथ डील साइन हो गई थी, तो इंडिया रशिया की तरफ कम जा रहा है अब, तो यहीं से लेगा ऑब्वियसली।
बट अब यहाँ से नहीं जाएगा तो यार इंडिया के लिए खासकर प्रॉब्लम है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इंडिया यहाँ से क्या और लेता है, 50% के आसपास एलएनजी और 60% के आसपास एलपीजी इंडिया की यहाँ से जाती है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपको देखो रटना नहीं है, मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि यार हाँ 50% तो ऐसा फिगर है ना, ध्यान रहता है कि आधे से ज़्यादा हम इस पर डिपेंडेंट हैं, आधे से ज़्यादा, तो आधे इतना ध्यान रख सकते हैं। 20% भी कोई 22-21 नहीं है, 20 ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ही ध्यान भी रहेगा ना, आसान सही हो जाता है क्वेश्चन। थोड़ा उसमें दूर दूर दे देते हैं कि 10%, 50%, तो 10% किसके पास है, 20% के आसपास, तो ये टिक करके आ जाएंगे आप। ऐसा आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है सर, ये चीज़ें आपने हमें बताई वॉर के रिलेटेड, बहुत बढ़िया बात है। मैं थोड़ा ईरान से रिलेटेड भी आपको बात बताना चाहूँगा कि भाई जो ईरान है, क्या है ईरान, ईरान सेकंड लार्जेस्ट, उसके पास ऑयल रिजर्व हैं, लार्जेस्ट ऑयल नहीं, सॉरी, गैस रिजर्व हैं सेकंड लार्जेस्ट। ऑयल रिजर्व तो उसके पास फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ये थोड़े से फैक्ट ईरान के बारे में भी जान लो, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतना आप सुबह शाम यूट्यूब वीडियो पे ईरान ईरान ईरान, ये बट आपके काम की चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ठीक है सर, आपने बताया, बहुत ही बढ़िया लगा, आगे बताओ। ठीक है भाई, ये फैक्ट हैं, थोड़ा बहुत क्या आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। अच्छा यार, ये मैंने इंक्लूड करा हुआ है, क्या है सर ये ना एक्चुअली जादू है, जादू नहीं है भाई ये। मैं यार हर बार आपको क्लास देता हूँ और इसकी पीडीएफ मैं इस ग्रुप पे शेयर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारे इस चैनल का है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को इसीलिए बता रहा हूँ कि यार पढ़ाने का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप पढ़ने के बाद दोबारा पीडीएफ से ज़रूर रिवाइज करो। क्यों, ये वीडियो क्यों नहीं देख लें सर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना मेरे भाई। ये आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देखने से बढ़िया आप 10 मिनट या 7-5-10 मिनट दो और जल्दी से गो थ्रू कर लो पीडीएफ को। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, न्यूज़ कार्ड बोल लो, पोस्ट कार्ड्स बोल लो, कि मैं डेली जो न्यूज़ होती है आपकी इंपॉर्टेंट, वो मैं पोस्ट कार्ड्स की फॉर्म में शेयर करता हूँ, जो इंटरेस्टिंग टू रीड होते हैं। कोशिश तो मेरी यही है ना। और आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और भी कुछ इनिशिएटिव हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। कुछ करो मत करो भाई, मुझे आप डेली रिवाइज ज़रूर करो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडीएफ से। नेक्स्ट न्यूज़ है यार, ये तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है ना, कि भाई आपकी रणजी ट्रॉफी पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जीती है, पहली बार। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यार होता है यार क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो कोई अंडरडॉग्स होते हैं जो मेहनत करके आते हैं और फिर जीतते हैं, तो अच्छा लगता है। मेरे को भी पसंद है भाई क्रिकेट, तो मैं बता रहा हूँ। तो जीती है जम्मू कश्मीर, काफ़ी शोर हो रहा था इनका और जीतना था इन्हें, तो बहुत बढ़िया बात है। कर्नाटका को हरा के जीती है, फर्स्ट एवर विन, फर्स्ट एवर विन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट एवर विन, बहुत बढ़िया सर। रणजी ट्रॉफी के बारे में क्या होता है, स्टैटिक काफ़ी बार आपके एफकैट में पूछ लेता है। अच्छा, मैं ना चश्मा लगाना चाहूँगा, वैसे मेरे चश्मे लगे नहीं है, डिस्क्लेमर, बट क्योंकि लाइट वगैरह बहुत है, लैपटॉप ग्लासेस है मेरे, तो मैं जैसा भी है लगा रहा हूँ, है ना। तो सर ये थोड़ा सा ना गंदा सा होगा मेरे भाई, ये थोड़ा इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। तो यार कौन कौन क्रिकेट पसंद किसको ज़्यादा है, मेरे को तो ठीक ठाक पसंद है क्रिकेट, इतना भी पागल नहीं है, पहले थे कभी। तो 1934 के अंदर मैं कहूँगा रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सीज़न इसका स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। ये जो एडिशन है, ये इसका 91st सीज़न है। रनर आपको पता ही है कौन है, कर्नाटका रनर अप है, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे मैं बात करूँगा मैन ऑफ सीरीज़ की। एक बॉलर है यहाँ के, क्या है यार सर, क्या ही लिखते रहते हो, मैं खुद ये सोचता हूँ। ठीक है, मैन ऑफ सीरीज कौन बना है, आकिब नबी। आकिब नबी हैज़ बिकम दी मैन ऑफ सीरीज। इनकी बॉलिंग की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं अपनी बॉलिंग के लिए। तो गॉड ब्लेस यार, ऐसी अच्छी बॉलिंग करते रहें, इंडिया के लिए भी ज़रूर जल्दी खेलें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, काफ़ी न्यूज़ में कवर हो रहा था इस खासकर क्योंकि अंडरडॉग्स थे, किसी को नहीं लगता था कभी जीतेंगे, फर्स्ट टाइम जीता है, तो
मुझे लगता है ये न्यूज़ में कहीं ना कहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स सेकंड इन ओबेसिटी रिपोर्ट, चाइल्ड ओबेसिटी। ओ माय गॉड भाई, देखो हमेशा बोलता हूँ कि फिट रहो आप, मेंटली और फिजिकली दोनों। सबसे पहली प्रायोरिटी देखो यही है। आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो ये नहीं बनोगे तो कुछ और बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे, डजेंट मैटर। बट फिट रहना, अगर जब तक फिट रहोगे कुछ भी कर सकते हो, दुनिया आपके हाथ में। तो इंडिया जो है उसने यूएस को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है, सेकंड पोजीशन के लिए, फॉर सेकंड पोजीशन चाइल्ड ओबिसिटी में, ठीक है। इंडिया ने यूएस को, वाह सर क्या फीट है। तो ओबिसिटी इन रिपोर्ट आई है, ओबिसिटी एटलस बोलते हैं इसे। तो इंडिया हैज़ कम सेकंड इन चिल्ड्रन ओबिसिटी। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भाई देखो, ध्यान रखो, ये रिपोर्ट आती है आपका 4 मार्च को, वर्ल्ड ओबिसिटी डे को, वर्ल्ड ओबिसिटी डे, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल। और क्या ध्यान रखेंगे कि भाई ये निकालती कौन है रिपोर्ट, बाय वर्ल्ड ओबिसिटी फेडरेशन, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये निकालता है वो निकालता है, तो आप बस रटे भी ना तो इतना ध्यान रखें यार, सिंपल सी फेडरेशन निकालती है, इसी के नाम वाली फेडरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कुछ फैक्ट्स आपके, तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इंडिया ने यूएस को ओवरटेक करा है कि यूएस माना जाता था वर्ल्ड में बहुत ओबीज है। 1 नवंबर पे चाइना है। ऐसा भी नहीं, हम लोग डेंसिटी वाइज बहुत ओबीज नहीं है अभी भी, वो तो यूएस ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम नंबर में आगे निकल गए हैं उनसे, पर फिर भी अच्छी फीट नहीं है भाई, शिट यार भाई, है ना। तो आगे देखते हैं सर। रिवीजन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में हमने बहुत जो अवेटेड रिवीजन थी वो करी है, बहुत टाइम से इस बात पे डिस्कशन चल रही थी मेरे भाई। अब हुआ क्या है, पहले मैं आपको लेमैन की तरह, बड़े प्यारे बच्चे की तरह, क्योंकि आप क्या है, आप लोगों को साइंस आती है, आप लोगों को पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आप लैक या समझ भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, बट थोड़ी आती नहीं है, रट लेते हैं। तो जीडीपी में जल्दी से बताऊंगा जितना शॉर्ट सेशन में बता पाऊंगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब होता क्या है, जो भी चीज़ हमारी कंट्री के अंदर बन रही है, जो भी चीज़ विद इन इंडिया बन रही है या बिक रही है इंडिया के अंदर, वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है, वो सारी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। कि कोई चीज़ चाहे बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया में सेल हो रही है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगी, फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में आना चाहिए, ये जीडीपी है। जीडीपी हम यूज़ करते हैं एज अ मार्कर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्कर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमिक मार्केट, हमारी कंट्री की मार्केट, हमारी कंट्री कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं जीडीपी से, ठीक है सर, ये जीडीपी है। अब होता क्या है, जीडीपी ना दो तरह की होती हैं, एक होती है, दो टाइप्स होते हैं जीडीपी के, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। ये आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, पता होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता तो जान लो, पता होगा तो रिवाइज कर लो थोड़ा सा। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मैंने जैसे याद बताता हूँ कि बस नाम की जीडीपी है, बस नाम के लिए बता देते हैं इसको, इससे कोई बहुत ज़्यादा रियल ग्रोथ के बारे में पता नहीं चलता। ये कंपेयर होती है प्रीवियस ईयर से, कि मतलब लास्ट ईयर आपने 10 रुपये का धंधा हुआ कंट्री में, नाव हो गया 12 रुपये का। तो मतलब 10 रुपये का धंधा एज इन 10 रुपये की खरीद और बिक्री हुई, एक पैकेट बना जो 5 रुपये की कॉस्ट था, फिर खरीदार ने उसको लिया 7 रुपये में, फिर अगले ने खरीदा 10 रुपये में, तो टोटल मिलाया मतलब तो 10 रुपये पैसे का लेन देन हुआ मार्केट के अंदर। अब हुआ 12 का, तो 2 रुपये बढ़ गए, वाह वाह वाह, 2% ग्रोथ हो गई। तो इसे बोलते हैं नाम की है बस। क्यों सर, क्योंकि ये सिर्फ पिछले साल से कंपेयर हो रही है, हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो उसमें रियल ग्रोथ ज़्यादा नहीं पता चलती, थोड़ा बहुत पता चलती है। रियल जीडीपी बताती है असली ग्रोथ, थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा कम से कम। कैसे, रियल जीडीपी एक पुराने बेंचमार्क से सेट है। पहले जीडीपी जो थी वो 2011-12 के बेंचमार्क ले रखा था हमने,
कि हम लोग जो चीज़, मान लो कार 2010 के अंदर 100 रुपये की थी एक एक टी शर्ट इस टाइम पे, तो हर साल हम इसी से कंपेयर करते जाएंगे। 2013 में कितने की हुई, 2014 में कितने की हुई, 15 में कितने की हुई, 16 में कितने की हुई। तो इससे हम एक ही बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं, हर साल चेंज नहीं हो रहा। यहाँ तो क्या था, 2025 से 26 का कंपेयर, अब 26 से 27 का कंपेयर करेंगे। तो इन्फ्लेशन यहाँ के अंदर इंक्लूड हो रही है, इंक्लूड इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड इन्फ्लेशन, क्योंकि ये एक ही बेंचमार्क से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यहां पे इन्फ्लेशन काउंट हो रही है, वहां पे इन्फ्लेशन काउंट नहीं हो रही। एक रियल डाटा हमारे पास आ रहा है बिना इन्फ्लेशन को काउंट करे, क्योंकि हम पिछले साल से हर बार कंपेयर नहीं कर रहे, एक ही पॉइंट से कंपेयर करते जा रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या, यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं हो रही, यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड हो रही है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो मैं इसको रबी कर देता हूँ। तभी यार मैं पूरा ना क्लास में बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये होती है रियल जीडीपी। तो ये जो डाटा था ना, पहले हमने 2011-12 का ले रखा था कि हम 11-12 के प्राइस से कंपेयर करेंगे, ये अब हमने कर दिया है 2022 से 23। ये चेंज हुआ है क्योंकि 2011-12 बहुत पुराना हो रहा था, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब हम 11-12 की जगह 2022-23 के रेट से कंपेयर करते जाएंगे, चाहे वो 26 के रेट हो, 27 के रेट हो, 28 के रेट हो, 2022 के रेट से कंपेयर करेंगे कि कितनी हमारी ग्रोथ हुई है। पहला चेंज तो ये हुआ है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और भी कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, मेथोडोलॉजिकल चेंजेस कि कैसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। पहला बड़ा चेंज तो यही होना, पता चलना चाहिए कि बेस ईयर, इसको बोलते हैं बेस ईयर, ये है बेस ईयर, और ये हो गया चेंज। तो बेस ईयर जिससे हम कंपेयर करते थे रियल जीडीपी को, वो चेंज हो गया, 11-12 से 22-23 हो गया। पहला बहुत बड़ा चेंज तो ये है सर, सुन लो मेरी बात आप, है ना। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि कुछ मेथोडोलॉजिकल चेंजेस भी हैं। मेथोडोलॉजिकल चेंज वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप यूपीएससी का मेंस नहीं लिख रहे, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, पूछेगा तो आप बोलोगे बेस ईयर यहाँ से यहाँ हो गया, और क्या पता मेंशन कर दे मेथोडोलॉजिकल चेंजेस भी हुए हैं। हाँ, हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं यहाँ पे ना एक बात और बताना चाहूँगा कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, बट इतना बताना चाहूँगा, कल को आ गया तो आप लिख सको। 3 मेथड्स होते हैं, और इंडिया के अंदर बेसिकली तीनों मेथड्स कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ज़्यादातर तो पहला मेथड यूज होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। मतलब जिस जिस स्टेज पे हम इनपुट डालते जा रहे हैं, बिस्किट बन रहा है, आटा आया 10 रुपए का तो 10 रुपए ऐड करें, चीनी आई 50 रुपए, 5 रुपए की 5 रुपए चीनी की ऐड करें, फिर मशीन में रनिंग की कॉस्ट थी, बिजली की कॉस्ट 5 रुपए, ये सब। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं चीज़ की, एंड में वो बिस्कुट बन गया, तो इन सब वैल्यू को ऐड करके उस बिस्कुट की वैल्यू आएगी। ये है ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है सर। दूसरा एक मेथड है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे जीडीपी निकालते हैं कि जो जो खर्चे करें हैं लोगों ने, इकोनॉमी में लोगों ने जो जो खर्चे करें। अब खर्चे बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है CGIM, तो मतलब कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये मैंने इसको बच्चों वैसे याद करो, चिग्जम करके याद कर लो, CGIXM। तो उसके बारे में अभी डीप नहीं जाऊंगा, बस आपको 3 मेथड्स बताने के कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि वो तो अपने में पूरी क्लास हो जाएगी। फिर क्या है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे जिसको सैलरीज मिल रही हैं, पैसे इनकम मिल रही है, उन सबको ऐड कर दो। तो ये 3 अलग अलग तरीके, इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, उसको ऐड कर, उसको निकालने के, वही जीडीपी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तीनों ही मेथड यूज होते हैं, ध्यान रखना।
तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई, मेन जो न्यूज़ थी वो ये है ना। और थोड़ा मैंने आपको समझाया जो न्यूज़ आपको जिससे समझ आए। देखो ऐसा होता है, चीज़ों को रटना ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है, मेरे साथ भी यही होता है कि चीज़ को समझें अगर, तो वो जल्दी से ध्यान में रहती है। तो यही मेरी कोशिश थी भाई, मेरे भाई। ठीक है सर, आगे बताइए। दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल इंडिया ट्राइबल हेरिटेज। देखो एक नया फेस्टिवल है ये, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करा है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला अपना टाइप ऑफ फेस्टिवल है, प्रेसिडेंट साहिबा खुद गई थी इसको इनॉग्रेट करने के। तो पूछ सकता है ये कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ हुआ था, तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहिबा अपना, हर स्टेट में गवर्नर्स हाउस, प्रेसिडेंट हाउस रुकने के लिए होते हैं फैसिलिटीज़, तो ऐसे ही हुआ कहाँ पे है ये, राष्ट्रपति जहाँ पे रुके थे वहाँ पे एक हॉल था, उसको बोलते हैं डरबन हॉल, वहाँ पे हुआ है। डरबन हॉल ऑफ राजभवन, राजभवन होता है हर स्टेट में लगभग होता है, या फिर ठीक है, डरबन हॉल ऑफ राजभवन, वहाँ पे जाके रुके थी राष्ट्रपति साहिबा। इस हॉल को रीनेम कर दिया है, अभी अभी करा है, इस इवेंट के दौरान ही रीनेम टू लोक भवन। तो ये भी अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरी तस्वीर के पीछे तो नहीं आ रहा, आ तो रहा है भाई, आ तो रहा है सर। मैं अपने आप को थोड़ा साइड ही कर देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर दिया है ना। तो ये इसका रीनेम हो गया है लोक भवन। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, वेन्यू कहाँ पर था, डरबन हॉल, इसको अब लोक भवन बोला जाने लगा। तो वेन्यू भी पूछ सकता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, है कौन सा फेस्टिवल कहाँ हुआ था, प्रेसिडेंट साहिबा ने इनॉग्रेट करा है, फर्स्ट एडिशन है, कहाँ पे हुआ है, जिसका रीनेम करा गया है अभी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया न्यूज़ लाए हो सर आप हमारे लिए। आ सकता है, ये भी सभी आ सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं फालतू का कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। चिले चिले बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन अमेरिकाज टू एलिमिनेट लेप्रोसी। WHO ने बोला है कि चिले ने लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया अपनी कंट्री से। सर बहुत बढ़िया बात है, एक तो ये न्यूज़ ध्यान रखेंगे कि चिले ने लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल भाई ध्यान रखेगा रख। तो लेप्रोसी होती क्या है, लेप्रोसी इज़ अ डिसीज़, ऑब्वियसली इट इज़ अ डिसीज़। ये क्या करता है, स्किन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, न्यूरोलॉजिकल, स्टार्टिंग में तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, बट बाद में ये नर्वल डैमेज भी कर देता है दिमाग में। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। मैंने थोड़ी ये इमेज रखी है, तो वैसे डिस्गस्टिंग बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, बट दिस इज़ रियलिटी, ये देखनी चाहिए आपको। तो ऐसे स्किन में देखो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये लेप्रोसी है, स्किन और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी करता है, नर्व डैमेज बोल लो या तो, ठीक है। अब कौन सा बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरियल, आपके एग्जाम में पूछता है कि ये डिसीज़ कौन करता है, कौन सा पैथोजन करता है, वायरस करता है, आपका वो, सर क्या बोल रहे हो, कुछ ध्यान, बैक्टीरिया करता है, या फिर आपका फंगाई करता है, या फिर आपका और भी जो पैथोजन्स होते हैं 4-5 वो करते हैं, जो भी है। तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन सा बैक्टीरिया करता है सर, ये भी बता दो, माइकोप्लाज्म, माइकोबैक्टीरियम है, सॉरी मैं माइकोप्लाज्म। अब इसका नाम वैसे याद पूछेगा नहीं, क्यों, यार स्पेलिंग देख लेना, माइकोबैक्टी, टी होगा यहाँ पे, टी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्यों नहीं पूछेगा सर, क्योंकि यार इसके नाम में ही लेप्री आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर डिसीज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिसीज़ है, इनके नाम के पीछे ही वो जो बैक्टीरिया जो उसे करता है उसी से नाम ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए तो बस ध्यान रख सकते हो थोड़ा बहुत।
तो बस इतना ध्यान रखो कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, स्किन रैशिंग वगैरह, न्यूरोलॉजिकल भी है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। और न्यूज़ तो ध्यान रखनी है कि चिले अपने में फर्स्ट इन अमेरिकाज बन गया है, वैसे सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड बना है जिसने लेप्रोसी को ख़त्म करा है। फर्स्ट कंट्री वैसे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जॉर्डन थी पहली कंट्री जिसने लेप्रोसी को ख़त्म करा था। इट हैज़ बिकम सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी चलो लिख लो, सेकंड इन वर्ल्ड। अच्छा, अगर चिले की बात हो ही रही है तो मैं चिले एक बार ना दिखाना ज़रूर चाहूँगा आपको। अरे इसमें मेरी तो शक्ल ही ख़राब हो जाती है बिल्कुल सर आपकी, तो इसमें क्या चल रहा है, एक मिनट अपनी शक्ल ठीक कर लूँ। ठीक है अब? हाँ सर अब ठीक है, मैंने देखने के लिए करा था। तो ये हो गया आपका। कहाँ जाना है हमें? इंडिया से स्टार्ट करना है, हमेशा से इंडिया से स्टार्ट करते हुए, ये इंडिया है हमारा प्यारा सा। और अगर मैं ईस्ट चलूँ अमेरिकाज की तरफ, पैसिफिक ओशन को क्रॉस मैं कर दूँगा अगर, तो मैं ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे आ गया साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का ये हो गया चिले। चिले की कंट्रीज़ देख लो, बॉर्डरिंग कंट्रीज़, पेलुए, ऊपर पेरू है, बोलिविया, पेरेगुए, अर्जेंटीना। ठीक है। सदर्न मोस्ट कैपिटल देखा जाए तो वन ऑफ द चिले की ही है सदर्न मोस्ट कैपिटल। देखना ये फैक्ट, वैसे तो आई एम श्योर अबाउट इट बट स्टिल आप देखना, बहुत साउथवर्ड है चिले। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैप में दिखाना मेरा काम था। बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए ये आती हुई, एक हाथ नहीं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक गीज़र। गीज़र क्या होता है? एसिडिक गीज़र, देखो मैंने एक इमेज भी रखी है इसके लिए। देखो जब पानी में, ये एक हॉट वाटर फीचर है, वार्म वाटर है, हॉट वाटर, गर्म पानी। आपका पता है ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता ही है। अंडरग्राउंड वाटर पैरेलल चल रहा है, जो गर्म पानी हो जाता है, काफ़ी गर्म होता है काफ़ी जगहों पे, क्योंकि नीचे लावा है, आपका मैग्मा है। जहाँ पे ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, पर ज़रूरी नहीं है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के ही पास हो, नॉर्मल जगह पे भी हो सकता है। बट वहाँ लावा सरफेस के थोड़ा पास होता है तो गर्म हो जाता है पानी। जहाँ भी सरफेस पे कहीं थोड़ा बहुत फिजर्स दिखते हैं या फिर इसे आउटिंग दिखती है, वहाँ से निकलने लगता है पानी। तो देखो इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं गीज़र, गर्म पानी का फुवारा जो धरती से आ रहा है। ठीक है सर। तो वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना गीज़र है, वो कोई 120 या कुछ साल बाद दोबारा इरप्ट हुआ है। कहाँ पे है ये? येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्योमिंग में। व्योमिंग इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए व्योमिंग स्टेट है उसकी एक, उसके अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अपनी जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। सिर्फ यही गीज़र नहीं है, और भी ऐसी बहुत जियोथर्मल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ। तो उसका एक बहुत ही पुराना गीज़र था जिसका नाम है एकिनस गीज़र। यहाँ ई और लगा लेना सर स्पेलिंग के लिए, सॉरी। एकिनस गीज़र ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क हैज़ इरप्ट अगेन। ताली भाई इसके लिए ना। और हम आगे बढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ टू होस्ट फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। वाओ। तो ट्राइबल्स का बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 150th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी भी हुई थी, और कंट्री उसको सेलिब्रेट कर रही है, जनजातीय दिवस बोला जा रहा है उसको। तो काफ़ी ज़्यादा इस साल हमारी गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के लिए स्कीम निकाली हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स भी इसी दौरान कराए जा रहे हैं। तो पहले हैं ये, फर्स्ट एवर हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 150 ईयर था और बिरसा मुंडा जी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहे हैं? रांची कहाँ है बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी जी की धरती झारखंड में, रांची में हो रहे हैं पहली बार। क्या ये हो चुके हैं? अभी नहीं हुए, 23 मार्च को होंगे ये। तो इसीलिए अभी ध्यान रखना इसको। वैसे तो अगर आपका CDS NDA एग्ज़ाम है तो उसमें तो मुश्किल ही आएगा, बट पूछ सकता है कि कब हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, वो तो नहीं आएगा कौन जीता है क्या है।
बट इतना ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर, कौन इनको करा रहा है? अब ये कंफ्यूज कर सकता है पेपर में कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड सपोर्ट, यूथ एंड स्पोर्ट करा रहा है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करा रहा है, दोनों मिलके करा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आजकल है नहीं हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट है, तो मैं इसको यूथ एंड स्पोर्ट्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये दोनों मिलके इसको करा रहे हैं। ठीक है सर, ये ध्यान रखेंगे सर। तो ट्राइबल्स के लिए एक बार जय करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जंगलों को, हमारी प्राचीन हैबिट्स, रिचुअल्स या फिर ट्रेडिशनल ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं उन्होंने, क्योंकि वो चीज़ें जो साइंस नहीं बताता वो हमें बताते हैं कैसे करनी है, और वो यूज़फुल और हेल्पफुल भी बहुत होती हैं। जैसे आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ देम, इट्स एंशियंट ब्लेसिंग ओनली ना, साइंस तो से, डॉक्टर मेडिकल साइंस तो से अभी भी नहीं मानता। ठीक है, एआई पावर्ड जी स्पाइडर रोबोट, देखो क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। जो सीवेजेस साफ होते हैं अंडरग्राउंड, वो आज भी आदमी खुद जाता है। अब अंदर पता है कितना टॉक्सिन्स हैं, गैसेस हैं, बहुत केसेस आते हैं, आदमी मर रहे हैं, मर गए हैं। मरना तो नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। तो इसीलिए त्रिवंतनमपुरम में, साउथ में ही सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ में तो यार इतना नहीं होता, बट रियली गुड यार, साउथ में बहुत अच्छा जो सोशल वेलफेयर है, डेवलपमेंट है, होता है। त्रिवंतनमपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, यहाँ की म्यूनिसिपल, यार बात करते करते लिखते हैं ना तो ज़्यादा स्पेलिंग उससे भी गलत हो रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है जी स्पाइडर रोबोट, कैनाल्स की क्लीनिंग करने के लिए, अंडरग्राउंड कैनाल्स की। अब साउथ में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ये जो जी स्पाइडर रोबोट है, ये किसने बनाया है? ये कंपनी है जेनरोनॉटिक इनोवेशंस। जेनरोनॉटिक्स इनोवेशन, यार ये मच्छर ना, जेनरोनॉटिक्स इनोवेशन, इन्होंने मिलके ये इस कंपनी ने बनाया है इसको। इसने पहले भी एक बनाया था, उसका नाम था बंडीकूट, वो फर्स्ट एवर था, फर्स्ट एवर रोबोटिक स्कैवेंजिंग, बंदीकूट। बट क्या है, ये अब एडवांस वर्जन आने लगे हैं, ये एआई पावर्ड है, तो इसलिए पूछा जा सकता है जी स्पाइडर एआई पावर्ड कहाँ पे है? इसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये लाया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मतलब इस कंपनी ने ये बनाया है, और ये बहुत बढ़िया बात है सर। और आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, अगर आपको ये बात ध्यान हो गई है तो। बहुत ही फेमस क्रिकेटर स्मृति मंदाना, बहुत बढ़िया बात है कि कंट्री में फीमेल क्रिकेटर्स भी इतनी फेमस हो रही है, क्यों ना हो भाई, वर्ल्ड कप जीतना कोई मजाक तो नहीं है। तो स्मृति मंदाना क्या पहली क्रिकेटर बनी है जिनके लिए बारबी डॉल बनाई गई है। शी हैज़ बिन गिफ्टेड विद अ बारबी डॉल, या फिर उनकी बारबी डॉल बनाई गई है। और कब आया है? वुमेंस डे पे आई है ये चीज़। ठीक है सर, तो इस न्यूज़ को अपने आप में हम ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो बारबी डॉल्स हैं, ये बनाती कौन सी कंपनी है? एक यूएसए की कंपनी है मेटैल, यूएसए, ये इन बारबी डॉल्स को बनाती है। तो हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि भाई कौन सी अभी फीमेल क्रिकेटर है जिनके ऊपर बारबी डॉल बनी है, या फिर कौन सी फीमेल पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए अभी बनी है वुमेंस डे पे, तो उनमें से एक नाम स्मृति मंदाना का होगा। तो आप उसको क्या करेंगे? ऐसे टिक मार देंगे। अरे ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगर आपकी परमिशन हो तो। इंडियन टीन, एक टीनेजर हैं इंडियन, मेरे हिसाब से 13-14 साल की हैं, या फिर मेरे को एज ढंग से नहीं पता, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर स्पेलिंग क्या है उसकी? स्पेलिंग खुद देख लो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, किसमें?
एक स्केटिंग होती है लिम्बो स्पीड्स, लिम्बो स्केटिंग, जिसके अंदर मैंने एक इमेज रखी है, देखो ऐसे बार्स के नीचे पूरा स्ट्रेच करके आपको जाना पड़ता है। पहली बात तो ये कोई कर ही ले अपने आप में यही बड़ी बात है, बट इसमें रिकॉर्ड बनाना तो और ही मेरे को लगता है टफ है। ऑब्वियसली जो चीज़ें हम इन्वॉल्व नहीं होते वो टफ ही लगती हैं, होती भी हैं, बट एक बार अपना मन लगा लो तो इतना टफ नहीं रहता। सर ज्ञान मत दो, अपना पढ़ाओ, है ना ज्ञान मत दो हमें। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, टाइम उनका क्या है भाई, 7.6 सेकेंड्स। 7.6 सेकेंड्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस में बनाया है, 50 मीटर में। तो 50 मीटर उन्होंने फास्टेस्ट टाइम में कवर करा है लिम्बो स्केटिंग में। क्लैप करूँगा मैं उनके लिए और आपके लिए भी कि आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी। सृष्टि शर्मा, सृष्टि शर्मा, बिल्कुल सर। आगे देखेंगे, देखेंगे देखेंगे सर, देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है न्यू मेट्रो। न्यू मेट्रो क्या है सर, ये क्या है, अभी मेट्रो का फेज 4 इनॉग्रेट करा है, दिल्ली मेट्रो का फेज 4 इनॉग्रेट करा है पीएम मोदी ने, दिल्ली मेट्रो का यार, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, एक तो अच्छी बात है नया फेज इनॉग्रेट करा है, बहुत बढ़िया बात सर। उसके बाद जो नेक्स्ट अच्छी बात है वो ये है कि उस मेट्रो, वो मेट्रो जो नया फेज हम बना लाए हैं, वो रिंग मेट्रो बना रही है अब। पहली फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखा भी है इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो, मतलब वो घूम के ऐसे कनेक्ट हो रही है, पूरा ऐसे कनेक्ट हो रही है। तो इसको हम फर्स्ट रिंग मेट्रो बोल रहे हैं इंडिया की। तो अगर बोल रहे हैं तो सर पढ़ भी लेते हैं। तो इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे फेज़ 4 बनना था, उसमें अलग अलग लाइंस कनेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कलर की लाइन, पिंक लाइन के भी कुछ स्टेशन ऐड हुए हैं, कुछ मेजेंटा लाइन के भी ऐसा कुछ हुआ है, बट उसने जो पिंक लाइन का नया स्ट्रक्चर ऐड हुआ है, उसने ये है सॉरी पिंक लाइन का, उसने एक पूरा रिंग बना दिया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो फेज़ 4 ने रिंग मेट्रो को बना दिया है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, फर्स्ट रिंग मेट्रो इन दिल्ली। ये चीज़ें पूछ सकता है किसी भी फॉर्म में, तो इन्फॉर्मेशन ध्यान रहेगी, हाँ रहेगी सर, हाँ रहेगी, ठीक। अच्छा यार, इसमें एक न्यूज़ है नहीं यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ कि जापान फर्स्ट कंट्री बन गया है, फर्स्ट कंट्री टू अलाउ स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसंस डिसीज और हार्ट एंड फॉर हार्ट टू, हार्ट के लिए भी। तो मतलब जापान पहली कंट्री बन गया है जिसने स्टेम सेल थेरेपी को अलाउड कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने हॉस्पिटल्स में, कि अब आप पार्किंसंस डिसीज के लिए और हार्ट डिसीज के लिए स्टेम सेल थेरेपी करा सकते हैं। वैसे स्टेम सेल थेरेपी पर रिसर्च चल रही है, बहुत टाइम से बात हो रही है, बट अभी किसी ने अलाउ नहीं करा था इसे। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में करा जाता था, बट अब खुले में अलाउड कर दिया है, बड़ी बात है। जापान इज़ एन एडवांस कंट्री, बहुत ही इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड टू होल वर्ल्ड। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली यार, जो आप लोगों के रोग, भगवान अगर आपके किसी फैमिली में से हो हार्ट या पार्किंसन डिसीज़, बट अगर होगा तो एक उम्मीद है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है पार्किंसन डिसीज़ का। होता क्या है पार्किंसन डिसीज़, ये एक मसल कोऑर्डिनेशन डिसीज़ है। इसमें मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है। आप मसल कोऑर्डिनेशन मतलब आप चाहते हैं कि दिमाग से सोचते हैं अपना हाथ उठाएं, हाथ नहीं उठा पा रहे, उंगलियां नहीं चल रही हैं, मतलब मसल वर्क ही नहीं करती है, आप दिमाग और मसल का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वीक या फिर स्टॉप्स वर्किंग, मैं इसको बोलूँगा स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है। स्टॉप वर्किंग भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, या फिर बोलूँगा डिफेक्ट हो जाता है मसल माइंड कोऑर्डिनेशन में, जो भी आप समझ जाइए। तो ये होता है पार्किंसन डिसीज़। न्यूरोलॉजिकल है, बिल्कुल सर,
अब स्टेम सेल क्या होते हैं भाई? स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे इंसर्ट कर जाते हैं। जहाँ स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास एक तरह का सेल तो है नहीं, अलग अलग तरह के सेल हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में हैं और वो अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं। जैसे मेरी आँखों का सेल देखने के लिए बना है, मैं उसके हाथ पे लगा दूंगा वो स्किन का काम नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा मेरी बॉडी को। स्किन का सेल बॉडी प्रोटेक्शन के लिए है, अपर लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, ऐसी लंग्स के सेल हवा के लिए बने, तो अलग अलग काम के लिए। स्टेम सेल को जहाँ इंसर्ट करेंगे वो वैसा ही रूप ले लेगा और पुराने सेल्स जो डैमेज सेल्स हैं वहाँ पे उनको रिपेयर करेगा। तो अगर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है पार्किंसन, तो दिमाग में डालेंगे तो दिमाग की जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, नर्वस सेल्स हैं, या उनको रिपेयर कर देगा, जिससे पार्किंसन मच्छर हट जा भाई। तो ये होता है स्टेम सेल। इसके बारे में आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया, आपको याद करने में आसानी होगी, एसएसबी में आसानी होगी, क्या पता पूछ लें, कोई बात हो जाए। तो ये होते हैं स्टेम सेल, रिपेयर करते हैं और जैसी जगह रखो वैसी शेप ले लेते हैं, पानी की तरह होते हैं, जहाँ रखो वैसा शेप, है ना। तो ये था भाई आपकी आज की क्लास। आई होप आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं एक नया इनिशिएटिव ला रहा हूँ, शायद 1 महीने से भी कम बचा है आपके CDS NDA के एग्ज़ाम में, आपको हेल्प करने के लिए, एंड टाइम की प्रिपरेशन के लिए। तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। प्लस ज्वाइन करो यार ग्रुप, और PDF से पढ़ो ज़रूर, और नेक्स्ट क्लास में मिलो, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।